Hello, friends. Hello, friends. Welcome to this first episode of this new series called अखबारी लाल. जैसे हमारे जो पहला वीडियो था, जो पहला एंगेजमेंट था आपके साथ, उसमें हमने बताया था कि हमारा एक इंटेंशन इस एंगेजमेंट का आपके साथ ये है कि आपके न्यूज़पेपर रीडिंग को थोड़ा कंफर्टेबल किया जाए. तो न्यूज़पेपर्स के अंदर जो रेगुलर टर्मिनोलॉजी आती है, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड हो, चाहे इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, चाहे पॉलिटी गवर्नेंस वगैरह से रिलेटेड हो, तो उसके ऊपर हम ऑब्वियसली वीडियोस बनाएंगे यहाँ पे. प्लस जो पिछले 8-10 दिनों के अंदर कोई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है किसी भी फील्ड के अंदर, आईआर हो, चाहे इंटरनल सिक्योरिटी हो, पॉलिटी गवर्नेंस हो, और कुछ और फील्ड्स के अंदर भी, विल ब्रिंग इन अदर फील्ड्स आल्सो, राइट. तो उसके अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस हैं या अंडरस्टैंडिंग के इशू स्टूडेंट्स को हम एंटिसिपेट करते हैं कि आ सकते हैं, तो उसके अंदर थोड़ी क्लैरिटी देने के लिए तो दिस सीरीज हैज बीन स्टार्टेड, राइट. तो अखबारी लाल सीरीज शुरू करेंगे पवनीत सिंह जी. जैसे हिडन ट्रुथ्स सीरीज मैंने शुरू की थी, तो आज ही इज इन द हॉट सीट एंड आई विल बी इंटरोगेटिंग पवनीत. वेलकम. Thank you, sir. Thank you. तो पुनीत जी, ये बताइए अब कि जम्मू कश्मीर को तो हम सब ऑब्जर्व करते ही हैं, ठीक है, बड़ी सेंसिटिव स्टेट है, आपको पता ही है. अभी पीछे दोबारा टेरर अटैक हुआ है Right. पुंछ के अंदर, राइट. अब एक ये इंटरेस्टिंग सी बात मैं आपसे शेयर करूंगा कि, और इनफैक्ट आपसे थोड़ी क्लैरिटी लूंगा इसके ऊपर, कि जब भी हम टेररिज्म को ऑब्जर्व करते हैं जम्मू कश्मीर में, तो हमारे दिमाग में एक टर्म आती है इस्लामिक टेररिज्म, Right. ठीक है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड these radicalized outfits, ठीक है. तो यूजुअली टर्म आती है इस्लामिक टेररिज्म. अच्छा, अब जब ये अटैक होता है इस्लामिक टेरर, ये राग अलापा ही जाता है, Right. लेकिन ये जो अभी पुंछ में अटैक हुआ है, उसके बाद कुछ मैंने भी थोड़े न्यूज़पेपर्स खंगाले कि भी अब पाकिस्तान अभी भी ये काम कर रहा है, खुद तो खत्म हो रहा है और पता नहीं, ठीक है, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे, ऐसे कुछ मेंटालिटी पे काम करता है, ठीक है. तो एक किसी आर्टिकल में, शायद मैंने किसी पीरियोडिकल में या किसी न्यूज़पेपर में एक बड़ी यूनिक सी टर्म पढ़ी, पता नहीं किसने लिखा था वो, जो आजकल का जो ब्रांड ऑफ टेररिज्म है ना, दैट आर्टिकल, दैट पर्टिकुलर न्यूज आइटम वाज डिस्क्राइबिंग दिस ब्रांड नॉट एज इस्लामिक टेररिज्म. एक यूनिक टर्म बोली उन्होंने, सेक्युलर टेररिज्म. अब मैंने कहा भाई ये क्या नई स्पीशीज आ गई, अभी कोई नया ही ब्रांड ऑफ टेररिज्म आ गया. अब इस पर थोड़ी रोशनी डालिए, ये सेक्युलर टेररिज्म क्या चीज है? सर, एक सिंपल सी लाइन हमें पहले ये याद रखनी है कि पाकिस्तान कश्मीर को पहले दिन से इसलिए चाहता था क्योंकि उसको ये लगता था कि एक वो मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस जो है, एक इस्लामिक प्रोविंस जो है, वो एक हिंदू इंडिया के साथ नहीं हो सकता, ठीक है. तो जब से उसने कश्मीर में लड़ाई लड़ने की कोशिश करी है, उसने इस्लाम की प्राइमेसी रखी है. एक टेल मी इफ आई एम रॉन्ग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये जो क्रॉस बॉर्डर सपोर्ट टू रेडिकलाइज्ड एलिमेंट्स इन कश्मीर है, चाहे वो पाकिस्तानी अपने लोगों को भेजे, Right. या फिर जो लोकल सिटीजन है जम्मू कश्मीर के, उनको रेडिकलाइज Right. करके उन्हीं को इंडियन स्टेट के अगेंस्ट प्रॉप अप करे, Right. ठीक है. ये टेंडेंसी नॉर्मली हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये लेट 1980 से शुरू हुई है, कि उससे पहले भी होती थी. सर, ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि वो 1980 से चालू हुई. ये इनफैक्ट आपको सरप्राइजिंग लगेगा सुन के कि 1947 से ही चल रही है. अच्छा, तब से चल रही है. तब से चल रही है, और इनफैक्ट इसके बारे में हम कभी किसी सेपरेट वीडियो में भी चर्चा करेंगे कि जो सबसे पहला संगठन बना था, दैट वाज कॉल्ड मास्टर सेल. अच्छा. और ये आईएसआई ने बनाया था, जिसमें वो इंडियन कश्मीरियों को लेकर इंडियन कश्मीरी गवर्नमेंट सर्वेंट्स को रेडिकलाइज करके उनके थ्रू टेररिज्म कश्मीर में करवाना चाहती थी. अच्छा. बट जनरली ये देखा जाता है कि 1990s के बाद उसने कई सारे तंजीम बनाए, जो शब्द प्रयोग किया जाता है, जिसमें लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन वगैरह टाइप के ग्रुप्स थे, और इन सारे ग्रुप्स के तहत वो टेररिज्म कश्मीर में करता आया. सर, प्रॉब्लम सारी स्टार्ट होती है 2001 से. ठीक है. जब 2001 में 9/11 से, कि जब 9/11 का अटैक होता है, तो उसके बाद इंडिया खुद यूएस को बोलती है कि देखो यार, अब तुमने भी टेररिज्म अटैक झेला, अब तुम ये जो है लश्कर, जैश ए मोहम्मद, ये टाइप के जो ग्रुप्स हैं, इनको टैकल करने के लिए पाकिस्तान को बोलो, क्योंकि हम बोलते हैं ये नहीं मानते. तो 2001 से उसने, अमेरिका ने बहुत प्रेशर लगाया पाकिस्तान पे, और पाकिस्तान को बोला कि आप इन ग्रुप्स को बंद करिए. पर आयरॉनिकली उस समय ऐसी परिस्थिति हुई कि क्योंकि इन्होंने एक इंडस्ट्री बना रखी थी पूरी टेररिज्म की, इसको ये लोग बंद नहीं कर पाए. तो लश्कर तैयबा जो ग्रुप था, जो कश्मीर में ऑपरेट कर रहा था, उन्होंने कश्मीर से उसको निकाल के अफगानिस्तान की ओर डाइवर्ट कर दिया. उसका रीजन ये था कि सर, अफगानिस्तान में 2001 के बाद जब रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट हुई, तो इंडिया अफगानिस्तान में काफी प्रोएक्टिवली जाने लग गया. तो इनको, पाकिस्तानियों को लगा कि इंडिया को वहां पे अटैक करते हैं, तो 2001 से लश्कर तैयबा को रीडायरेक्ट किया गया इनटू द थिएटर ऑफ अफगानिस्तान टू स्पेसिफिकली टारगेट इंडियंस इन अफगानिस्तान, इंडियंस एंड इंडियन एक्टिविटीज, इंडियन प्रोजेक्ट्स इन अफगानिस्तान, इंक्लूडिंग इंडियन एम्बेसीज. इंडियन एम्बेसी. सर, 2006 में भी जो हमने अटैक देखा काबुल में, 2008 में भी देखा, हमारे डिप्लोमेट्स भी मरे उसमें, दे वर ऑल डन बाय द लश्कर.
जैश ए मोहम्मद अपना थोड़ा बहुत लगा रहता था, हिजबुल थोड़ा बहुत लगा रहता था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सर, अगर हम ये 3 बड़े तंजीम देखते हैं जिसमें लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन, अगर हम देखें हिजबुल के अंदर क्योंकि लोकल एलिमेंट्स भी थे इन्वॉल्व इंडिया के, जम्मू कश्मीर में, तो हिजबुल को टारगेट करना इजी था और हिजबुल को हमने सिस्टमैटिकली डिसमेंटल भी किया। लेकिन लश्कर और जैश ए मोहम्मद प्योरली वर स्पॉन्सर्ड फ्रॉम द पाकिस्तानी साइड, तो उसको टैकल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था क्योंकि उसकी पूरी स्पॉन्सरशिप, मेंबरशिप दूसरी साइड से होती थी, उसमें कोई लोकल रेमिनेंट्स नहीं थे। लेकिन जब तक ये 2010-11 तक गेम चलती रही, ये धीरे धीरे हमने हिजबुल को खत्म कर दिया। सर 2012 में जब ओसामा बिन लादेन को मारा जाता है सर्जिकल स्ट्राइक के थ्रू, उसके बाद इन सारे ग्रुप्स में एक बहुत खलबली मच जाती है और अमेरिका उसके बाद जब बातें करता है कि मैं अफगानिस्तान का थिएटर छोड़ने जा रहा हूँ, तो ये सारे ग्रुप्स को बेरोजगारी दिखती है कि भाई अब हमारे पास कोई काम नहीं है कुछ करने का। तो कहीं ना कहीं 2012-13 से हम एक चीज देखते हैं कि ये ग्रुप्स सारे से दोबारा से इंडिया की ओर दोबारा एक तरीके से रीओरिएंट हो जाते हैं। और ये चीज का हमें डर भी था कि अगर अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़ भी देता है तो ये ग्रुप्स का इंटेंसिटी इंडिया पे बढ़ जाएगी। लेकिन सर अगर हम देखें तो 2014 से लेके 2019 तक का जो पीरियड है, छोटे छोटे अटैक्स होते रहे, चाहे वो हमारा उरी में हुआ हो या इन्होंने पठानकोट के एयरबेस पे भी अटैक किया हो, ये छोटे छोटे अटैक्स ये लोग ऑर्केस्ट्रेट करते रहे। उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दिमाग में एक चीज ये चल रही थी कि ठीक है, ये सारे ग्रुप्स की इंटेंसिटी, जितने भी इस्लामिक टेरर ग्रुप्स हैं, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, क्योंकि ये लोग अभी सारे हमारे कश्मीर में फोकस कर रहे हैं, हमें कश्मीर में अपना प्रेजेंस बढ़ा के इन ग्रुप्स को काउंटर करना है। ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में सर 2019 में हम लोगों ने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया। ठीक है, आर्टिकल 370 एब्रोगेट करने के बाद यूनियन ने अपनी फोर्सेस को, ट्रूप्स को डायरेक्टली कश्मीर में भेजा। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव ये था सर कि जब ये ट्रूप्स वहां चली गई तो ये ट्रूप्स ने जाकर पूरे जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स थे उनको तोड़ना शुरू किया। ठीक है, अब 2020 में कोविड क्राइसिस हो गया। अब जैसे ही कोविड क्राइसिस आया, पैंडेमिक आया, पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन लग गया, तो ये सारे टेररिस्ट ग्रुप्स को फिर से लगा कि भाई अब तो हम बेरोजगार हो गए। अच्छा, इसके साथ प्रॉब्लम कंपाउंड इसलिए भी हो रही थी कि क्योंकि जब इंडिया ने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया तो पाकिस्तान को ये उम्मीद थी कि पूरा मुस्लिम वर्ल्ड जो है, मुस्लिम उम्मा जिसको हम लोग कहते हैं, कि वो सारा उसको सपोर्ट करेगा इंडिया को क्रिटिसाइज करने के लिए। और आयरॉनिकली सर उस समय टर्की को छोड़ के किसी और ने नहीं किया इंडिया को क्रिटिसाइज। इस परिस्थिति में पाकिस्तान को अब एक चीज समझ आ गई कि भाई मेरा इस्लामिक थ्योरी पे जो कश्मीर का आर्ग्यूमेंट है कि मेरे को कश्मीर इस्लाम के रीजन पे चाहिए क्योंकि वो मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस था, वो अब लोगों ने बाय करना बंद कर दिया। इस दौरान अब ये हुआ सर कि जब कश्मीर में ये थ्योरी ऑफ व्हाट इज नोन एज इस्लामिक टेररिज्म की मार्केट खत्म हो गई, तो सर यहाँ पर 2019 में, इनफैक्ट 19-20 के दौरान इमरान खान जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था, जब भी वो यूनाइटेड नेशंस में यूएन समिट्स में जाता था, उसने एक बड़ा पेक्यूलियर शब्द का प्रयोग करना शुरू किया कि इंडिया इज अ फासिस्ट स्टेट। अच्छा, और जब जब उसने ये प्रयोग किया इंडिया इज अ फासिस्ट स्टेट, हमें ये चीज हमारे इंडिया के एस्टेब्लिशमेंट को समझ आने लग गई कि इंडिया इज अ फासिस्ट स्टेट मीन्स कि आज की डेट में ये जब इनका कश्मीर में इस्लामिक थ्योरी के बेसिस पे वर्ल्ड आर्गुमेंट बाय नहीं कर रही है तो दे वांट टू गिव अ डिफरेंट कलर। कश्मीरीज भी बाय नहीं कर रहे हैं, तो इन्होंने अब एक नया कलर देना शुरू कर दिया। सर इमरान खान की ये 2 स्टेटमेंट्स 2019 और 2020 की कि इंडिया इज अ फासिस्ट स्टेट, दे वर द गेम चेंजर्स टू क्रिएट दिस न्यू थ्योरी ऑफ सेकुलर टेररिज्म। तो फिर क्या है सर? ये है कुछ नहीं, अब हुआ ये है 2020-21 से कि आईएसआई ऑफ पाकिस्तान ने लश्कर ए तैयबा को, जैश ए मोहम्मद को बोल दिया है अब आप डायरेक्टली कश्मीर में मत जाओ। अच्छा, क्योंकि आप डायरेक्टली जाओगे तो इंडिया पूरे वर्ल्ड में खड़े होकर बोलेगा इस्लामिक टेरर, इस्लामिक टेरर, इस्लामिक ग्रुप्स, इस्लामिक तंजीम, इस्लामिक टेरर। लश्कर ए तैयबा को आईएसआई के सपोर्ट की वजह से अब उन्होंने एक नया ग्रुप क्रिएट किया है जिसका नाम है द रेजिस्टेंस फ्रंट। The Resistance Front, TRF के नाम से जाना जाता है। This is largely includes people from Jammu and Kashmir, कि इसके अंदर पाकिस्तानी नेशनल्स हैं जो टेररिस्ट हैं वो भी हैं। सर TRF में मिक्सचर है पाकिस्तानी नेशनल्स का और कश्मीरी नेशनल्स का, लोकल रेडिकलाइज्ड यूथ वगैरह, लोकल रेडिकलाइज्ड यूथ प्लस दी फॉरेन नेशनल्स ऑफ पाकिस्तान। और नाम आप देखो सर बड़ा पेक्यूलियर है, द रेजिस्टेंस फ्रंट। रेजिस्टिंग व्हाट? रेजिस्टेंस फ्रंट नहीं, but resisting what? Resisting the fascist regime in India। अच्छा, अब ये इस्लामिक एजेंडा पे कश्मीर का एंगल नहीं है,
अब they are presenting themselves as a group fighting for rights. Okay. And more important is, अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करो सर कि अब ये कश्मीरियों के मन में नया जहर भरना चाह रहे हैं कि देखो आपको जो खतरा है वो एक हिंदू फासिस्ट गवर्नमेंट से है, आपको खतरा और किसी चीज से नहीं है। जबकि प्रॉब्लम ये है सर कि कश्मीरी हमारे जो आवाम है उसको खतरा किसी से भी नहीं है, उसको तो खतरा रादर पाकिस्तान से ज्यादा, बिल्कुल, क्योंकि वो टेररिज्म स्पॉन्सर कर रहे थे। अब ये इन लोगों के मन में नया जहर भर रहे हैं। तो सर इन्होंने लश्कर तैयबा को बोला कि अब आप एक ग्रुप बनाइए द रेजिस्टेंस फ्रंट, और जैश ए मोहम्मद को बोला कि आप एक ग्रुप बनाइए पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट PAFS। ये सब अभी रिसेंटली फॉर्म ग्रुप्स हैं सर, ये सारे 2020-21 वाले ग्रुप्स हैं, एंड दे इफेक्टिवली सिंबलाइज दिस आइडिया ऑफ सेकुलर टेररिज्म। हाँ सर, तो आज की डेट में ये जो सेकुलर टेररिज्म है सर, ये सेकुलर टेररिज्म बेसिकली पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट और रेजिस्टेंस फ्रंट जो है ये ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं। ओके। और जो पूंछ में भी टेररिस्ट अटैक भी हुआ ना सर, ये टेररिस्ट अटैक के पीछे आज की डेट में जिस ग्रुप ने रिस्पांसिबिलिटी क्लेम करी दैट इज कॉल्ड पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट। ओके। और पीपल एंटी टेरर अटैक हैज बीन क्लेम्ड बाय पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट, एंड पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट जो है वो एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है जैश ए मोहम्मद की, और जैश ए मोहम्मद को क्रिएट और सपोर्ट करने वाला ISI है। यानी कि अगर आप एक 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर देखिए तो ISI ये बैठा है, जैश ए मोहम्मद को सपोर्ट कर रहा है, जैश ए मोहम्मद जो है वो पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट को सपोर्ट कर रही है, पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट कश्मीर में हरकतें कर रहा है। ओके। तो ये पीछे ये रिपोर्ट आ रही थी कि कुछ, जैसे आपने बोला ना, सिविल सर्वेंट्स को भी रेडिकलाइज किया गया। इसके कुछ इंसिडेंट्स रिसेंटली भी आए हैं कि कुछ जो पब्लिक सर्विस में है शायद सर है कुछ एलिमेंट्स हैं। हाँ, उसमें भी जो एलिमेंट्स हैं सर उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बात में कुछ सच्चाई है सर, सच्चाई है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनफैक्ट एक शब्द का प्रयोग करती है, इसके ऊपर UPSC ने 2018 में मेंस में क्वेश्चन भी पूछा है। दे आर कॉल्ड ओवरग्राउंड वर्कर्स, OGWs। ओके। एंड सर ये जो ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं ये एक टेररिज्म थिएटर में, जैसे कश्मीर है वहां पर ये कोई भी हो सकता है सर, ये वहां पर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी हो सकता है, ये वहां पर एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का आदमी भी हो सकता है, और सिविल सर्वेंट भी हो सकता है। तो याद आता है पार्लियामेंट टेरर अटैक में जिनको सजाएं बहुत हुई थी, वो भी तो एक एजुकेशनिस्ट थे सर, अफजल गुरु थे जिनका नाम था जी। तो सर यहाँ पर ये जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं इनको बेसिकली पाकिस्तान सपोर्ट करती आई है, एक ऑर्गेनाइजेशन बना के जमाते इस्लामी, उसके बारे में हम कभी सेपरेट वीडियो में चर्चा कर सकते हैं। और जमाते इस्लामी पे क्वेश्चन आया था सर 2018 में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जमाते इस्लामी को बैन किया है, तो उसके बैन से ओवरग्राउंड वर्कर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा और वो ओवरग्राउंड वर्कर की इंडस्ट्री कैसे टूटेगी। तो ये GS पेपर 3 में क्वेश्चन आया सर। और सर यहाँ पर इनफैक्ट अगर आप एक चीज और ऑब्जर्व करें इसी पॉइंट पे जो आपने मेरे से पूछा, आपने ये भी देखा होगा कि सर जब से 2019 में हमने आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया, उसके बाद गवर्नमेंट ने कई सिविल सर्वेंट्स को कंपल्सरली रिटायर किया कश्मीर में। Is that right? It is right. Okay. और ये उनको रिटायर इसलिए किया गया बिकॉज दे वर आइडेंटिफाइड बाय द मिलिट्री इंटेलिजेंस एज ओवरग्राउंड वर्कर्स। ओके। तो ये बात फैक्ट है सर कि आज की डेट में ऐसी इन्होंने डीप नेटवर्क्स बना रखे हैं जिनको आइडेंटिफाई करके न्यूट्रलाइज किया गया। अब ये नाउ यू आर सेइंग दैट दिस काइंड ऑफ अ न्यू टेरर स्पीशीज, हालांकि इनकी टैक्टिक्स तो सेम ही है, बिल्कुल वही है आपका वो जो एसिमेट्रिकल वॉरफेयर होता है, गुरिल्ला वॉरफेयर होता है, अटैक करना इधर उधर, वो तो वही रहेगा, लेकिन उसको कलर दूसरा दे दिया है। राइट। उसको जो उसकी जो आइडियोलॉजिकल रैपिंग है उसको इस्लामिक रैपिंग से निकाल के एंटी फासिस्ट रैपिंग दे दी है। सर मैं एक पॉइंट आपको और बताना चाहूंगा कि ये एंटी फासिस्ट रैपिंग देने के पीछे जो इनका रीजन है वो ये है कि आज पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड के सामने ये पोर्ट्रे करना चाहता है कि इंडिया की डेमोक्रेसी बड़ी वीक है, और ये इंडिया की डेमोक्रेसी इतनी वीक है कि ये सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड करके, इंक्लूडिंग द माइनॉरिटी एलिमेंट्स, उनको लेके साथ नहीं चल रही है। इसीलिए डेलिबरेट यूज ऑफ द वर्ड फासिस्ट। ओके। कि जो फासिस्ट रेजिम्स होते हैं वो मेजॉरिटेरियनिज्म में बिलीव करते हैं, और ये आज की डेट में सर अगर आप देखो तो न्यूज़पेपर में भी कई बार हमारे ये आर्टिकल्स आते हैं जिसमें ये बात बोली जाती है कि इंडिया इज अ मेजॉरिटेरियन स्टेट, मेजॉरिटेरियन टेंडेंसी। तो ये पाकिस्तानी एजेंडा है सर। ओके। अच्छा, अब ये तो रीसेंट डेवलपमेंट जी, ये will it be able to spread in the way we are fearing it will, कि ये आइडियोलॉजी कैच ऑन करेगी ये सेकुलर टेररिज्म की? सर ये लोग रेडिकलाइज होंगे इससे, या लोग इस चीज से इंस्पायर होकर will they be resorting to all kinds of extra legal activities? सर देखिए यहाँ पर जो डिफरेंस है आज और इस्लामिक टेररिज्म जो 1990s का था, उस समय पाकिस्तान जब इस्लामिक टेरर को प्रमोट करता था तो वो रेडिकल लिटरेचर के थ्रू प्रमोट करता था। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि सर इन द प्रेजेंट सिनेरियो वो रेडिकल लिटरेचर कम्स थ्रू सोशल मीडिया। बिल्कुल। तो आज की डेट में ये कहना कि सर
सेकुलर टेररिज्म को लोग बाय करेंगे या नहीं करेंगे डिपेंड्स अपॉन कि हम सोशल मीडिया पे किस लेवल का प्रोपोगेशन कर रहे हैं। अच्छा, अगर पाकिस्तान सर सोशल मीडिया का प्रयोग करके, और ये हमारा इनफैक्ट सर सिक्योरिटी इश्यूज में एक टॉपिक भी है, रोल ऑफ सोशल मीडिया इन थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी। करेक्ट। और ये बच्चों क्वेश्चन यहाँ पर आ भी सकता है, इसको लेके आपको ये चीज याद रखनी है कि जो सेकुलर टेररिज्म है ना सर, ये आज की डेट में प्रोपोगेट होगा या नहीं होगा डिपेंड्स नंबर 1 अपॉन द यूज ऑफ सोशल मीडिया बाय पाकिस्तान। Can we say Pakistan agenda remains the same, Yes. but it has merely changed its tactics? ये राइट, एब्सोल्युटली राइट। तो ये इस तरीके का अगर क्वेश्चन आए कि भाई एजेंडा ऑफ पाकिस्तान अभी तक सिमिलर रहा है कि आज की डेट में भी वो कश्मीर को तोड़ना ही चाहता है, बट सिर्फ डिफरेंट टैक्टिक्स के थ्रू, तो आपको याद रखना है कि यही सेकुलर टेररिज्म की पूरी थ्योरी को आपने आर्ग्यू करना है। और किस तरीके से सर इंडिया इस केस में एक काउंटर नैरेटिव पेश करेगी, वो डिसाइड करेगा कि पाकिस्तान how can we finally counter this? हाँ, तो सर इसमें अब आपको एक चीज समझनी है कि इट्स अ वॉर ऑफ नैरेटिव्स। तो अगर एक पाकिस्तान की ओर से एक नैरेटिव पेश किया जा रहा है आपकी तरफ, तो यू हैव टू क्रिएट योर ओन काउंटर नैरेटिव। और यहाँ पर अगर आप देखें तो जनरल बिपिन रावत जो हमारे पूर्व CDS थे, उन्होंने ये बात के बारे में एक टीवी चैनल पे खुलासा भी किया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज की डेट में एक बहुत स्ट्रॉन्ग काउंटर नैरेटिव बना रही है। इस नैरेटिव को, काउंटर नैरेटिव को सपोर्ट करने के लिए कैन दिस आल्सो हेल्प? चलो 370 तो हट गया जी, लेकिन जम्मू कश्मीर को यूटी में बना दिया गया, लेकिन सरकार ने प्रॉमिस किया था इन ड्यू कोर्स इसको स्टेटहुड का दोबारा स्टेट बना देंगे, तो उससे थोड़ा फर्क पड़ेगा सर। स्टेटहुड बनाने से जो साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट हुआ है लोगों के मन पे कि हमारा डिग्रेडेशन नहीं हुआ, एक अपग्रेडेशन वापस हो जाएगा, इट विल डेफिनेटली है। ओके। और दूसरा सर जो काउंटर नैरेटिव है, जो मिलिट्री इंटेलिजेंस भी बोलती है कि काउंटर नैरेटिव में हमें इंडिया के केस में सबसे ज्यादा प्रयोग करना है रिलीजियस टीचर्स का। सर हमारे कश्मीर में सूफी इस्लाम है, पाकिस्तान ने वहाबी इस्लाम के ऊपर चर्चा करने की कोशिश की, उसको प्रमोट करने की कोशिश की, हमारे सूफी इस्लामिस्ट ने उसको रिजेक्ट किया। तो आज की डेट में सर हमें वो सूफी इस्लाम के जो स्कॉलर्स हैं उनका प्रयोग करके इस काउंटर नैरेटिव का एक बेस बनाना बहुत जरूरी है। तो सेकुलर टेररिज्म काउंटर होगा या नहीं होगा डिपेंड्स अपॉन कि हम लोग वो काउंटर नैरेटिव का सब्सटेंस क्या है। Reducing the presence on the ground of the armed forces of India, will it also help in building? Sir, reducing the presence of the armed forces, restoration of the statehood in Kashmir, and a counter narrative with religious teachers, जो religious teachers है सूफी इस्लाम के, वो जाके अगर ये काउंटर नैरेटिव के पार्ट बनेंगे, तो ये तीनों स्टेप से हम सर ये सेकुलर टेररिज्म को टैकल कर सकते हैं। Well, students, that was a very enriching explanation given by Pavneet sir on the concept of secular terror. In fact, जब मैंने भी ये टर्म पढ़ी तो मैं भी बड़ा कंफ्यूज हो गया था यार। मैं भी इंटरनेशनल रिलेशंस का बड़ी देर से ऑब्जर्वर रहा हूँ, ये क्या नई चीज आ गई है अभी पाकिस्तान, ये क्या नया ड्रामेबाजी करने लग गया। Any which way, we hope the explanations and the understanding given to you by Pavneet sir will help you in both your pre और जो आपके न्यूज़पेपर के अंदर अब जो फ्यूचर कश्मीर में डेवलपमेंट्स होंगी उनको अंडरस्टैंड करने में भी आपको थोड़ी मदद मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।